आपके YouTube चैनल स्टडी फॉर टारगेट पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे शेर और शेरनी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शेरों और शेरनियों, आज हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे। देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहां से प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमिक समूह को क्या कहते हो? वर्णमाला कहते हो। अगला हो गया वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ। वर्णों की पंक्ति या लड़ी। वर्णों की पंक्ति या लड़ी को क्या कहते हो आप? वर्णमाला कहते हो। अगला देखते हैं हम वर्ण। वर्ण मीन्स क्या होता है? रंग होता है। कैसे रंग होता है? जैसे कभी कभी शेरों आपसे लोग पूछते हैं आपका वर्ण कैसा है, तो वर्ण कैसा है यानी श्याम वर्ण है आपका या गौर वर्ण है। तो वर्ण मीन्स क्या होता है? रंग। वर्ण मीन्स क्या होता है? प्रकार होता है। किस वर्ण का है यानी किस प्रकार का है। वर्ण मीन्स क्या होता है? भेद होता है। वर्ण मीन्स क्या होता है? भेद भी होता है। वर्ण मीन्स होता है बाह्य रूप। वर्ण मीन्स होता है बाहर का रूप कैसा है। अगला है वर्ण मीन्स क्या होता है? जाति होता है। वर्ण मीन्स क्या होता है? अक्षर होता है। वर्ण मीन्स जाति होता है। वर्ण मीन्स क्या होता है आपका शेरों? अक्षर भी होता है। अगला देखते हैं हम लोग वर्ण। भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है आपकी? वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी? वर्ण है। वर्ण की अगर शेरों आपसे कोई परिभाषा पूछता है तो क्या बताओगे आप? भाषा की वो छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें वर्ण कहते हो। या आप यह कह सकते हो भाषा की वो सबसे लघुत्तम इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। या आप कह सकते हो भाषा की वो सबसे न्यूनतम इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। अगला देखते हैं हम अक्षर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को ही क्या कहते हो आप? अक्षर कहते हो। चाहे आप वर्ण कहो और चाहे आप कहो अक्षर, दोनों बातें एक ही हैं। अगली चीज है अक्षर का मीन्स क्या होता है? अक्षर का अर्थ क्या होता है? अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, जिसका अंत ना किया जा सके, उसे क्या कहते हो आप? अक्षर कहते हो। यानी अक्षर का मीन्स होता है जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो वो आपका क्या होता है? ना हो, वो है आपका अक्षर। जिसका अंत ना हो अक्षर है, यानी अक्षर को ही आप कह सकते हो अविनाशी। क्या कह सकते हो? अविनाशी। अविनाशी। अगला देखते हैं सिर्फ ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। अगर आपसे पूछता है उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो आप ध्वनि बताओगे। उच्चारण की दृष्टि से
भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। किसकी दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? आपकी ध्वनि है। ध्वनि जो वाणी से निकलकर आकाश में समा जाती है, जो वाणी से निकलकर आकाश में समा जाती है, क्योंकि इनका स्थायित्व नहीं होता है, ध्वनि कहते हैं। जो वाणी से निकले और आकाश में जाके समा जाए, यानी जो मुख द्वारा निकले और वो कहाँ जा रही है इसका कोई पता नहीं है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। इन ध्वनियों के कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन ध्वनियों के कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं, तो इन्हें ही क्या कहते हो आप? वर्ण कहते हो। लिपि। लिपि मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप में बदलने के लिए, मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप में बदलने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों या वर्णों का या अक्षरों का सहारा लिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप दे देने को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्णों या अक्षरों का जिसका भी सहारा, संकेतों का मुख से आप उच्चारित ध्वनियों को जब लिखित रूप प्रदान करते हो, और लिखित रूप प्रदान करने के लिए आप जिन संकेतों या वर्णों या अक्षरों का सहारा लेते हो, उन्हें क्या कहते हो आप? लिपि कहते हो। लिपि किसे कहते हैं? तो मुख द्वारा उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप में बदलने के लिए जिन संकेतों का या वर्णों का या अक्षरों का सहारा लेते हो, उन्हें क्या कहते हो? लिपि कहते हो। अगला है, भाषा को अक्षरों या वर्ण चिन्हों में लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। भाषा को अक्षरों या वर्ण चिन्हों में लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अगला है, लिपि का मीन्स ये होता है, लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लेपना। क्या होता है? लेपना। या लीपना होता है पोतना। लीपना और पोतना हो जाता है। अगला है, हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। हिंदी की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी है। हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। ये प्रश्न परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है कि हिंदी की लिपि का क्या नाम है, तो देवनागरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से प्रश्न खूब आपसे पूछा जाता है, उच्चारण के आधार पर वर्ण। उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? तो आपके 49 होते हैं। कितने वर्णों का आप देवनागरी वर्णमाला में उच्चारण करते हो? 49 वर्णों का। लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं आपके? तो 52 होते हैं। लिखते कितने देवनागरी वर्ण में हो? आप कितने लिखते हो? 52 लिखते हो। उच्चारण कितने वर्णों का करते हो आप? 49। उच्चारण 49। उच्चारण क्या है भाई? उच्चारण जब भी पूछेगा उच्चारण कितने वर्णों का करते हो, उच्चारण तो 49। 49 उच्चारण में 49 छिपा हुआ है ना। अगला है, लेखन में के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं आपके शेरों? 52 होते हैं। अगला है, हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर, हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर विद्वानों में खूब मतभेद है। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा। हिंदी में वर्णों की संख्या किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 43। किशोरी दास वाजपेयी हैं, उनके अनुसार कितना है? 43 है। अगला है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 46 है। अगला है, उदय नारायण तिवारी के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 51 है। अगला है, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपका है 53। अगला है, वर्णमाला। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है।
आपका पहला हो जाता है स्वर, दूसरा क्या हो जाता है आपका व्यंजन। पहला क्या हो जाता है आपका स्वर, दूसरा क्या हो जाता है व्यंजन। हिंदी में वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग क्या हो जाता है स्वर, दूसरा भाग क्या हो जाता है आपका व्यंजन। अगला देखते हैं हम लोग। स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो वो स्वर है। जिनका उच्चारण कैसा हो, स्वतंत्र रूप से हो, उन्हें क्या कहते हो आप? स्वर। स्वर लिखा है यहाँ पे, स्व लिखा है, स्व का मीन्स होता है स्वतंत्र। तो जिनका उच्चारण क्या करते हो आप? स्वतंत्र रूप से करते हो, उन्हें आप क्या कहते हो? स्वर कहते हो। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वर को स्वश्रित वर्ण कहते हैं। स्वर को क्या कहते हैं? स्वश्रित, यानी स्वयं पर आश्रित जो वर्ण हो वो क्या होता है? स्वश्रित वर्ण होता है। यानी जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे आप क्या कहते हो? स्वर कहते हो। स्वश्रित वर्ण का मतलब है कि जो स्वयं पर आश्रित हो, यानी किसी दूसरे वर्ण की सहायता जिनको ना लेनी पड़े, उन्हें क्या कहते हो आप? स्वश्रित कहते हो। जैसे आपका हो गया छोटा आ, बड़ा आ, छोटी इत्यादि, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? स्वर हो जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग व्यंजन। जिनके उच्चारणों में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हो आप। जिनके उच्चारणों में स्वरों की सहायता लेनी पड़े वो आपके क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। इन्हीं वर्णों को क्या कहते हो आप? आश्रित कहते हो। अब आश्रित क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिनके उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ रही? इसकी, स्वर की। व्यंजन के उच्चारण में भैया स्वर की क्या लेनी पड़ती है? सहायता लेनी पड़ती है। तो उन्हें क्या कहते हो? व्यंजन कहते हो, या उन्हें आप आश्रित कहते हो। आश्रित का मतलब है सहारा लेना। जैसे क, अब का उच्चारण आप अगर करोगे तो आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हम यहां से बोला जा रहा है, आपको सुनाई देगा का। देखो लास्ट में आपको क्या सुनाई दे रहा है? आ सुनाई दे रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना जिनके उच्चारण में, अब देखो यहां पे आपको स्वर मिला कि नहीं मिला। और अगली चीज है, बिना स्वरों के व्यंजन का उच्चारण करना असंभव है। तो बिना स्वर के, अभी जैसे ये का लिखा गया है, तो इसका उच्चारण करना असंभव है। अब कोई भी विद्वान ये कहता है कि हम उच्चारण कर लेंगे, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण असंभव है। अगला देखते हैं। स्वर ये जितने भी आपको दिए गए हैं, आ से लेकर और यहां तक, ये सभी आपके क्या हैं? स्वर हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंक, आ। ये टोटल आपको कितने स्वर दिख रहे हैं? 13 दिख रहे हैं। सबसे पहला ही प्रश्न आपका परीक्षक आपसे पूछता है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान रखना, स्वर के टोटल कितने भेद होते हैं? 11 होते हैं। अब कौन कौन से, जब भी ये पूछेगा स्वर के भेद, तो आप ध्यान रखोगे कितने होते हैं? 11 होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, छोटी, आपका बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंक, आ। यहां पे जब भी आपसे स्वर की भेद पूछा जाएगा तो यही इतने आपके क्या हैं? टोटल स्वर हैं। 13 में से 2 निकाल दिया जाता है, अंक और आह को निकाल दिया जाता है। ये आपके टोटल
स्वर बजते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 11 होते हैं। जब आपसे पूछता है स्वर के कुल कितने भेद होते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक के जितने भी हैं ये सभी क्या हो जाते हैं? स्वर के कुल भेद हो जाते हैं। अगला है, अगर आपसे पूछता है मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो आप किसको किसको निकालोगे? री को निकाल दोगे, अंक आह को निकाल दोगे। इनको 13 में से 3 को आप माइनस कर देते हो तो आपके पास उत्तर क्या बचता है? 10 बचता है। अगला है, अब पूछता है आपसे कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, कितने स्वरों का आप क्या करते हो? उच्चारण करते हो। तो आप ध्यान रखना, अंक और आह को निकाल देते हो तो आप टोटल कितने वर्णों का उच्चारण करते हो? कितने स्वर वर्ण का उच्चारण करते हो? आप 11 करते हो। अगला है, परंपरा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो परंपरा एक रीति रिवाज के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं? आप ध्यान रखना, टोटल का टोटल 13 होता है। कितना होता है? 13। एक परंपरा से ये चले आ रहे हैं। अगला है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो ध्यान रखना, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं आपके? 10 होते हैं, क्योंकि देखो यहां पे मात्राएं लगी हैं। ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। बड़ी की मात्रा ऐसे लगाते हो ना शेरों। ये हो गया, ये हो गया। यहां पे कोई मात्रा नहीं लगती है। तो ये टोटल कितनी मात्राएं हैं भाई? 2 इधर से निकल गया, 1 इधर से निकल गया। तो आपके पास मात्रा के आधार पे जब भी आपसे स्वर पूछेगा तो टोटल कितने होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो जब भी आपसे पूछेगा कि स्वर के भेद या स्वर कितने होते हैं, तो आप कितना बताओगे? सबसे पहले 11 बताओगे। अगर पूछता है स्वर के कुल भेद कितने होते हैं, तो आप बताओगे 13, क्योंकि ये चीजें हैं। अगर आपसे पूछता है मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो आप अंक आह को निकाल दोगे, री को निकाल दोगे, ये तीनों निकाल दोगे, तो आपके ये आपके बच जाते हैं मूल स्वर। अगला, अगर आपसे पूछता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो आप बताओगे भैया कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। इन दोनों को निकाल दोगे, टोटल आपके कितने हो गए? 11 हो गए। अगला आपसे अगर पूछेगा परंपरा के आधार पे, तो टोटल आपके ये कितने लिखे हैं? 13 लिखे हैं ना। ये आपका हो गया 13। अगला, अगर आपसे पूछता है मात्रा के आधार पर स्वर, तो आप बताओगे 10, क्योंकि ये सभी क्या हैं? मात्राएं हैं। इसमें कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है और आपके टोटल कितने बच जाते हैं? 10 बच जाते हैं। तो ये इतना आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। पहला है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। उच्चारण के आधार पर अगर आपसे पूछे या आपसे पूछ ले कि मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। दोनों जरूर ध्यान रखना, उच्चारण के आधार पर पूछे या मात्रा के आधार पे, तो स्वर के कितने भेद होते हैं भैया? आपके 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। तो आ ई उ री, ये कितना होता है? ये आपका होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मीन्स होता है जिनके उच्चारणों में एक मात्रा का समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगली चीज है, इन्हीं स्वरों को एक और नाम दे दिया जाता है, इन्हीं का नाम दे दिया जाता है मौखिक स्वर।
क्या दे दिया जाता है, मौखिक स्वर। तो चाहे हरस स्वर आपसे आपका परीक्षक पूछे या आपसे आपका परीक्षक पूछे मूल स्वर या आपका परीक्षक आपसे पूछे मौखिक स्वर, तो कौन कौन होते हैं, आ ई उ री। अगला देखते हैं, दूसरा आपका भाग है संधि स्वर। संधि स्वर को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है दीर्घ स्वर और आपका हो जाता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है। दीर्घ स्वर आपके कितने हो जाते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक। अगला है संयुक्त स्वर, क्या होते हैं, ए आए, ओ ए आए, ओ आओ, ये आपके क्या हो जाते हैं, संयुक्त स्वर। क्योंकि दीर्घ स्वर छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बना है, बड़ा आ। तो छोटा छोटा मिलके बड़ा बना है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दीर्घ कहा जाता है। अब परिभाषा देखते हैं, जिनके उच्चारणों में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक। कभी कभी किसी किताबों में केवल यही पूछ लिया गया है, दीर्घ स्वर ही दिया गया है, और कभी कभी इनकी संख्या पूछ ली जाती है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो टोटल ध्यान रखना 7 होती है। यह मूल स्वर की भी संख्या पूछी जाती है, तो यह भी ध्यान रखोगे कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर की संख्या 3 और संयुक्त स्वर ये मिल जाते हैं आपके 4, 3 और 4 मिलके क्या हो जाता है, 7। अगला है, अगला देखते हैं पलुत स्वर। पलुत स्वर जिनके उच्चारणों में 2 मात्रा से ज्यादा समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, पलुत स्वर कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, ओम हो गया। ओम के उच्चारण में भैया 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे पलुत स्वर। और पलुत स्वर का शाब्दिक अर्थ ये होता है खींच कर बोलना। कैसे बोलना, खींच कर बोलना। अगला पॉइंट ये है, पलुत स्वरों का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है। पलुत स्वर का हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर नाटक या नौटंकी में किया जाता है। जैसे आप ध्यान रखो, राम ऐसे बुलाते हो ना, तो यहाँ पे चीजों को खींच कर जब बोला जाए तब वहां पे किसका उच्चारण किया जाता है, पलुत स्वर का उच्चारण किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका मध्य स्वर, दूसरा है आपका अग्र स्वर, तीसरा है आपका पश्च स्वर। मध्य स्वर आ और अग्र स्वर में क्या आता है, छोटी, बड़ी, ए, आए। तो यहाँ पे छोटी की मात्रा क्या लगती है भैया, आगे से लगती है। बड़ी की जैसे अभी रा पे लगाना है, तो छोटी की मात्रा कहाँ लगा रहे हो, आगे से लगा रहे हो ना। बड़ी की मात्रा कैसे लगाते हो, ऐसे लगाते हो, पीछे से लगाते हो रा पे। ध्यान रखना यही एक अपवाद है, और बाकी रा पे अगर एक ही मात्रा लगा रहे हो तब भी क्या हो जाएगा, ये देखो आगे से लग रहा है। रा पे ऐ की मात्रा लगा रहे हो तब भी क्या लग रहा है, आगे से लग रहा है। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, अग्रस्वर हो जाते हैं। अगला है पश्च स्वर। पश्च स्वर का मीन्स होता है जो पीछे से मात्राएं लगे। अभी जैसे हम कह रहे हैं राम लिखना है, तो राम में पीछे से लगा मात्रा है ना, ये लगा पीछे से बड़ा आ की मात्रा। अगला है जैसे लिखना है आपको रूम, यहाँ पे देखो, ये देखो छोटे ऊ की मात्रा है, ये पीछे से लग गई। अगला है फिर जैसे आपको अब लिखना है रूम, ये देखो पीछे से लग गई। अगला है अगर आपको लिखना है रोम, तब भी क्या हो गया, पीछे से लग गई। अगला है अगर आपको लिखना है रोम, तब भी क्या है भाई, पीछे से लग गई रोम। तो इस प्रकार से जो भी मात्राएं पीछे से लगे, याद करने की यह सभी ट्रिक है।
उसको हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। और जो आगे से लगती हैं उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। मध्य में आपका क्या हो जाता है? आ हो जाता है। और दूसरी चीज है, जीभ के प्रयोग के आधार पर जब भी बात की जाएगी तो जीभ के मध्य भाग से किसका उच्चारण होता है? आ का उच्चारण होता है। जीभ के अग्र भाग से किसका उच्चारण होता है? छोटी ई, बड़ी ई का, ए का, आए का। आप चेक करो बोल के, छोटी ई, देखो अग्रभाग उठ रहा है ना जीभ का। अगली चीज है बड़ी ई, फिर भी जीभ का अग्रभाग उठ रहा है। ए, तब भी जीभ का अग्रभाग उठ रहा है। आए, तब भी उठ रहा है। जब आप पश्च स्वर की बात करोगे, बड़ा आ, देखो पीछे वाला उठ रहा है ना। चाहे आप ऐसे याद कर लो, चाहे आप ऐसे। चीजें क्लियर हो गई जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अगला है मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर विवृत, विवृत बड़ा, विवृत बड़ा आ होता है। अर्ध विवृत छोटा ए, औ, आ। इसको क्या बोलते हैं? आगत बोलते हैं। आगत वर्ण। कभी भी आपसे आपका परीक्षक पूछता है कि आगत वर्ण कौन सा है, तो आप ध्यान रखोगे आगत वर्ण जिसके ऊपर चांद बिंदी जैसा लगा रहता है वो क्या होता है? आपका आगत वर्ण होता है। तो अर्ध विवृत की बात की जाएगी तो छोटा आ, क्योंकि विवृत बड़ा, सबसे बड़ा क्या होता है? बड़ा। ठीक। अर्ध विवृत तो अर्ध में आ रहा है तो आ, और फिर क्या आ रहा है अर्ध में? देखो औ, ये वाला, फिर औ, आ। तो यहां पे ध्यान रखोगे आ, औ, आ, ए, ये सभी क्या हो जाते हैं? अर्ध विवृत। अगला है समृत। समृत में छोटी बड़ी, छोटी बड़ी। अगला है छोटा ऊ बड़ा ऊ। समृत में क्या होता है? छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। समृत, अर्ध समृत, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अर्ध समृत में होता है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आए ओ, आए ओ, ये क्या हो जाता है? आपका अर्ध समृत हो जाता है। अगला देखते हैं हम, ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। आपका क्या हो जाता है? आवृत्तमुखी, और दूसरा क्या हो जाता है? आपका वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी में आपका आता है छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, ए, आए। ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके आवृत्तमुखी। जब भी आवृत्तमुखी की बात करेगा तो आपके माइंड में मेरे शेरों और शेरनियों यही आना चाहिए कि छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी। ठीक। एक सीक्वेंस आ कह रहा है तो आ का मतलब क्या होता है? आ के बाद छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ए, आए, ये होगा तो आपका क्या हो जाएगा? आवृत्तमुखी। और आवृत्त ओठों की जब भी स्थिति कहता है तो यह कहता है कि ओठों की स्थिति के आधार पर, तो आपके ओठ जब इनका आप उच्चारण करते हो तो कैसे बनते हैं भाई? गोले का रूप धारण करते हैं कि गोले का रूप नहीं धारण करते? आवृत्त मीन्स होता है वृत्त को नहीं बनाना, होठ वृत्त को नहीं बनाता है। छोटा आ बोलोगे, देखो वृत्त नहीं बना रहा है। बड़ा आ बोलोगे, नहीं बना रहा है। छोटी बोलोगे, नहीं बना रहा है। बड़ी बोलोगे, नहीं बना रहा है वृत्त। ऐ बोलोगे तब भी वृत्त नहीं बना रहा है। आए बोलोगे तब भी वृत्त नहीं बना रहा है। अगला है, अब देखते हैं वृत्तमुखी। क्या देखेंगे हम? वृत्तमुखी। वृत्तमुखी में जब होठ गोला बनाए यानी वृत्त बनाए, छोटा ऊ बोलो भाई मेरे शेरों, तो छोटा ऊ में गोला बना रहा है ना, वृत्त बना रहा है। अगला है बड़ा ऊ में क्या बना रहा है? वृत्त बना रहा है। अगला है ओ में भी क्या बना रहा है? वृत्त, आओ, और ये है आपका क्या होता है? आगत वाला आ, इसमें भी क्या बना रहा है? आपका होठ वृत्त बना रहा है। अरे वही वाला होठ जिसपे आप लाली लगाते हो,
अब तो लड़के भी लाली लगाने लगे हैं, गजब का टाइम आ गया भाई। अगला है हवा नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, निरानुनासिक, मौखिक स्वर। निरानुनासिक या मौखिक, इसे क्या कहते हो, चाहे निरानुनासिक कहो और चाहे कह दो आप मौखिक स्वर। तो यहाँ पे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी आदि ये सभी क्या कहलाते हैं आपके निरानुनासिक यानी मौखिक स्वर। निर मीन्स होता है नहीं, नुनासिक मीन्स होता है, नासिक मीन्स होता है नाक। नाक से वायु ना निकले यानी मुख से ही वायु निकले, उसे क्या कहते हो आप भैया, निरानुनासिक कहते हो। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, इनका उच्चारण आप करोगे तो देखोगे आपके मुख से ही वायु निकल रही है, इसलिए इनको क्या कहते हो आप, निरानुनासिक स्वर कहते हो या मौखिक स्वर कहते हो। अगला है अनुनासिक स्वर किसे कहते हो। अनु मीन्स होता है नीचे, अनु मीन्स होता है पीछे, नासिक मीन्स होता है नाक के। नाक के नीचे जो, नाक के नीचे क्या होता है भाई, नाक के नीचे मुख होता है ना। अगला है तो यहाँ पे छोटा बड़ा चांदबिंदी लगी, जितने भी चंद्रबिंदु वाले शब्द रहेंगे, चंद्रबिंदु को अनुनासिक भी कहा जाता है। चंद्रबिंदु को क्या कहा जाता है, अनुनासिक। जैसे आप चंदा बोलो, चंदा बोल के देखो मेरे शेरों, आप अपनी हथेली को अपने मुख और नाक के पास लेके जाओ और चंदा बोलो। जब बोलोगे तो नाक और मुख से आपको वायु निकलती हुई प्रतीत होगी। चंदा, मुख ऐसे बोलोगे, मुख, दांत, ये सभी आप जब बोल के देखोगे तो आपके नाक और मुख दोनों से वायु आपको निकलती हुई आपको हथेली, आपकी हथेली को प्रतीत होगी। तो वो शब्द क्या हो जाते हैं आपके अनुनासिक। और मौखिक स्वर कौन कौन होते हैं शेरों, जितने भी जिनका भी आप उच्चारण करते हो, छोटा आ से लेकर कहाँ तक जाते हो आप, अंक आ तक, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, निरानुनासिक स्वर हो जाते हैं। अगला देखते हैं स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। देखो यहां से खूब प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए शेरों। स्थान के आधार पर स्वरों के भेद, यहां पे ध्यान रखना। कंठ, कंठ का मीन्स होता है भैया छोटा बड़ा, कंठ में आपका होता है छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। तालब्य, तालब्य में आपका होता है छोटी बड़ी। अगला है मूर्धा में क्या होता है आपका, री होता है। मूर्धन्य में आपका री होता है। ओष्ठ, ओष्ठ मीन्स क्या होता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अनुनासिक में आ होता है। कंठ तालब्य ए आए होता है। अब कंठ तालब्य कैसे याद रखना है, इसको मिलाओगे, आ और ई मिलाते हो तो क्या बनता है, आ और ई मिला देते हो तो मेरे शेरों क्या बनता है, आए नहीं बनता है, ये वाला छोटा और ई मिलाओगे तो क्या बनेगा, आए बनेगा। तो कंठ और तालब्य जब मिला दोगे तो कंठ तालब्य बनेगा, तो इसका मीन्स ए हो जाएगा। अगला है शेरों, अगला हम देखते हैं, अगर हम कंठ और आपका ओष्ठ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कंठ्योष्ठ बन जाएगा। तो आ और ऊ मिलाते हो तो क्या बनता है, आ और ऊ मिला देते हो तो ओ बन जाता है, क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, अनुस्वार, अंक, अनुस्वार क्या है भाई, अंक है, ठीक। अगला है, इसका उच्चारण नसिका के द्वारा होता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक के द्वारा ही होता है। कभी बंदर, बंदर बोलो, भी नाक से ही वायु निकल रही। अगला है जंगल बोलो, अंगूर बोलो, देखो नाक से ही पूरी वायु निकल रही। अनुनासिक, आपको बताया गया चंद्रबिंदु वाला शब्द होता है, इसका उच्चारण नसिका और कंठ के द्वारा होता है। अनुनासिक का उच्चारण नसिका के द्वारा और कंठ के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। अगला देखते हैं हम लोग,
विसर्ग, इसका उच्चारण आधे हा की तरह होता है, जैसे आपका क्या हो जाता है प्रातः, अतः, दुख। यह सभी का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? आधे हा की तरह। आगत, इसका उच्चारण आ और ओ के बीच की ध्वनि के आ के रूप में होता है, जैसे आपका कॉपी, टॉफी, डॉक्टर, ये सभी क्या हो जाते हैं? आपके आगत हो जाते हैं। तो आगत का उच्चारण कैसे किया जाता है? आ और ओ के बीच की ध्वनि के रूप में किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला अति महत्वपूर्ण पॉइंट है भैया, आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करना। सभी स्वर सघोष एवं अल्प प्राण होते हैं। जितने भी स्वर होते हैं सघोष होते हैं एवं क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं और क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अगला है अंक आह अयोगवाह। अंक आह अयोगवाह है, स्वर एवं व्यंजन इनको दोनों में रखा जाता है। अंक आह को स्वर एवं व्यंजन दोनों में रखा जाता है। अगला है भाई उच्चारण के आधार पर यह क्या है भाई? आपके उच्चारण के आधार पर यह व्यंजन है, लेखन के आधार पर क्या है? स्वर हैं। अगली चीज है री। री उच्चारण के आधार पर व्यंजन है, लेखन के आधार पर क्या है? स्वर है। ये क्या है? उच्चारण के आधार पर स्वर है और लेखन के आधार पर क्या है? उच्चारण के आधार पर, सॉरी भाई, उच्चारण के आधार पर आपका क्या है भाई? व्यंजन है। लेखन के आधार पर क्या है? ये स्वर है। अगला देखते हैं हम व्यंजन। व्यंजन की आपको परिभाषा पहले ही बताई गई, फिर से हम लोग देख लेते हैं। जिनके उच्चारणों में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इन्हें व्यंजनों को ही आश्रित वर्ण कहते हैं। आश्रित का मतलब है जिनके उच्चारण में स्वरों का आश्रय लेना पड़े, स्वरों का सहारा लेना पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, बिना स्वरों के इनका उच्चारण असंभव है। कोई भी इनका उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं कर सकता है। अगला देखते हैं हम लोग शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन ये हैं भाई, जब भी आपसे पूछेगा परीक्षा में आपके कि शुद्ध व्यंजन कौन सा है, तो जिनमें भी हलंत लगा रहेगा वो आपके क्या हो जाते हैं? ये शुद्ध व्यंजन हैं। और ये यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। टेट की परीक्षा में पूछ लिया गया था कि शुद्ध व्यंजन कौन सा है, इसमें से बताओगे। तो आप का, खा, गा, घा जो कुछ होगा है ना, जिसमें भी हलंत लगा रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध व्यंजन हो जाएगा। अशुद्ध व्यंजन की जब बात करेगा तो जिसमें हलंत नहीं रहेगा यह सभी क्या होता है? अशुद्ध होता है। अगला प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपसे कि अशुद्ध व्यंजनों का उच्चारण करना क्या संभव है? और आपसे पूछ लेगा कि शुद्ध व्यंजनों का उच्चारण करना संभव है। तो ध्यान रखना, अशुद्ध व्यंजनों का उच्चारण करना संभव है और शुद्ध व्यंजनों का उच्चारण करना असंभव है। अगला हम लोग देखते हैं व्यंजनों की संख्या। यहाँ से खूब प्रश्न पूछा जाता है। व्यंजनों की संख्या जब भी आपसे पूछेगा तो आप कितना बताओगे? 33 बताओगे। व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है? 33 है। अगर पूछता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो आप बताओगे 25। कितनी बताओगे? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। अब देखो स्पर्श कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। अगला है यहाँ पे देखो मेरे शेरों, भी स्पर्श ऐसे लिखते हो। ये देखो दो की तरीके आपको दिख रहा है और ये किसकी तरीके दिख रहा है? पा मीन्स क्या होता है? 5। देखो ये सा जो है दो की तरीके दिख रहा है, पा मीन्स क्या होता है? 5। तो जब भी आपका परीक्षक आपसे पूछेगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श शब्द में ही लिखा गया है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। चीजें क्लियर रहेंगी। अगला देखते हैं द्विगुण व्यंजनों की संख्या। तो डा और ढा क्या होते हैं आपके? ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। खूब यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है।
अगला है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपकी कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगला अगर पूछेगा संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तब भी आप क्या बताओगे, आप बताओगे 4 ही बताओगे। ठीक। अगला है व्यंजनों की कुल संख्या अगर आपसे पूछ लेगा, कभी भी व्यंजनों की कुल संख्या पूछेगा तो आप कितना बताओगे मेरे शेरों, 39 बताओगे। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 39। यहां से प्रश्न पूछा गया है। अगला देखते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन चाहे कहा जाए आपसे, चाहे कहा जाए वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या आपको बताई गई। टोटल कितना होता है, 25 होता है। अगली चीज है ये आपका क्या होता है, अल्प प्राण, ये है आपका महाप्राण। सबसे पहले आपकी वर्णमाला में क्या आता है, आ आता है। ठीक, ये भी ध्यान रखोगे। अल्प महा, पहला वर्ग भाई अल्प प्राण, दूसरा वर्ग क्या रहेगा आपका, महाप्राण, तीसरा वर्ग अल्प प्राण, फिर चौथा वर्ग महाप्राण, फिर पांचवा वर्ग आपका क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा है अघोष। अघोष, ये चीजें आपको क्लियर रहेंगी। पहले 2 में क्या रखोगे, अघोष अघोष रखोगे, बाकी सब में क्या रखोगे, सघोष सघोष सघोष। तीनों में आप रखोगे सघोष सघोष सघोष। अगला है आपका कंठ हो गया, फिर दूसरा आपका हो गया तालव्य, तीसरा आपका हो गया मूर्धन्य, चौथा आपका हो गया दंत, पांचवा आपका हो गया ओष्ठ। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक जितने भी व्यंजन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब इनको का वर्ग को कंठ कहा जाता है, चा वर्ग को तालव्य कहा जाता है, और टा वर्ग को मूर्धन्य, ता वर्ग को दंते, और पा वर्ग को ओष्ठ कहा जाता है। अब यहां से प्रश्न पूछता है, और यहां से ऐसे जटिल प्रश्न पूछा जाता है, पूछ लेता है कि खा कौन सा वर्ग, कौन से वर्ग में शामिल है। तो भाई खा महाप्राण है कि अघोष है कि सघोष है। इस टाइप से जब प्रश्न पूछता है तब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाता है। ध्यान रखना, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि पहला अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है, तीसरा अल्प प्राण, चौथा अल्प प्राण महाप्राण है, पांचवा अल्प प्राण है। पहला अघोष, अघोष 2 में क्या रहता है आपका, अघोष अघोष रहता है, और बाकी सब क्या रहते हैं आपके, सघोष सघोष रहते हैं। अगला देखते हैं प्राणत्व के आधार पर भैया क्या होता है, व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अगला है घोषत्व के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, अघोष और आपका क्या हो जाता है, सघोष। चाहे सघोष कहा जाए, चाहे कह दिया जाए घोष। प्राणत्व के आधार पर 2 होता है, अल्प प्राण महाप्राण। घोषत्व के आधार पर अघोष और सघोष आपको दिखाया भी गया इससे पहले कि अघोष, ये चीजें आपको दिखाई भी गई कि अल्प प्राण महाप्राण, अघोष सघोष, ये सारी चीजें आपको बता दी गई। तो प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण, घोषत्व के आधार पर अघोष सघोष या घोष, वो दोनों एक ही चीजें हैं। ध्यान रखना यहाँ पे लिखा गया अघोष, अघोष का विलोम, घोष का विलोम क्या होता है, अघोष होता है, या सघोष का विलोम क्या होता है, अघोष होता है। अगला है घोष शब्द का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। घोष का मतलब होता है आवाज, और प्राणत्व का मतलब होता है वायु, या जिन वर्णों के उच्चारण में आपके मुख से कम वायु निकलती है, जिनके उच्चारण में ज़्यादा वायु निकलती है, उसी के आधार पर इनका डिवाइडेशन किया गया है। जैसे आपके मुख से जिन वर्णों के उच्चारण करते हो तो ज़्यादा वायु निकलती है, तो उन्हें महाप्राण में रखा गया है। जिन वर्णों के उच्चारण में भैया आपके मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण में रखा गया है। अगला घोषत्व के आधार पे भी यही चीजें की गई हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में आपके स्वर तंत्रियों में ज्यादा कंपन होता है, उन्हें क्या कहते हो आप, सघोष कहते हो। जिनमें कम कंपन होता है उन्हें आप कहते हो अघोष। अगला देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन
कितने होते हैं, तो इनकी संख्या भी आपसे पूछी जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है आपकी? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन की 4 होती है। या, रा, ला, वा। या, तालु, या का इनकी संख्या कितनी होती है मेरे शेरों? 4 होती है। या, रा, ला, वा, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगला है, या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। रा का उच्चारण स्थान दंत या मसूड़ा है। ला का उच्चारण स्थान दंत मूल मसूड़ा है। वा का उच्चारण स्थान दंतौष्ठ है। यहाँ पे ध्यान रखना है, इन सभी को क्या कहा जाता है? इन सभी को सघोष एवं महाप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सघोष एवं महाप्राण। ठीक। या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है मेरे शेरों? 4 होती है। या तालु होता है, रा दंत मूल मसूड़ा, ला भी दंत मूल मसूड़ा, वा दंतौष्ठ होता है। अगला देखते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मीन्स होता है भैया, इनकी संख्या भी खूब परीक्षाओं में पूछी जाती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? ये सभी आपके ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा सा, छोटा सा, खट्टी सा, हा, ये आपके क्या हो जाते हैं? ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। सा का मूर्धा है। खट्टी सा का है आपका दंत मूल। हा का स्वर यंत्रीय काकल्य कहा जाता है इसको। ये तीनों क्या होते हैं आपके भैया? सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष, अघोष होते हैं। सॉरी भाई, ये क्या होते हैं आपके? अघोष एवं महाप्राण होते हैं। कौन कौन? ये तीनों क्या होते हैं आपके? अघोष एवं महाप्राण होते हैं। अगला है, हा स्वर यंत्रीय, कंठ के भीतर में स्थित इसका उच्चारण स्थान है। हा सघोष और महाप्राण होता है। हा क्या होता है? पहली चीज ये सघोष होता है, और क्या होता है आपका? महाप्राण होता है। अगला हम लोग देखते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है आपकी? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे आपका छा से मिलके क्या बना है? का, और शा से मिलके छा बना है। त्रा, ता और रा से मिलकर बना है। अगला है ज्ञा, ये जा और इया से मिलकर बना है। अगला है स्रा, सा और रा से मिलकर बना है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगला है अर्धस्वर। अर्धस्वर आपके क्या हैं भाई? या और वा है। अर्धस्वर क्या है? या और वा है। पार्श्विक व्यंजन क्या है भाई? ला है। पार्श्विक व्यंजन क्या है? ला है। अगला है लुंठित व्यंजन क्या है भाई? रा है। लुंठित व्यंजन क्या है आपका? रा है। लुंठित मीन्स होता है लटका हुआ। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं आपके? तो ये सभी क्या होते हैं? चा, छा, जा, झा, ये सभी आपके क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, द्विगुण। द्विगुण व्यंजन भैया आपके होते हैं डा और ढा। डा आपका क्या होता है? सघोष अल्पप्राण होता है। ढा आपका क्या होता है? सघोष महाप्राण होता है। यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला है, ये है हिंदी की विकसित व्यंजन है। ये है हिंदी की विकसित व्यंजन है। ये संस्कृत में नहीं होता है। डा और ढा अगर किसी भी शब्द में लगा है तो यह ध्यान रखना वो शब्द क्या है? हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। अगला देखते हैं हम लोग, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन का मतलब ये होता है ऐसे व्यंजन जो बाहर से आए हों। तो का, खा, ग, घ, जिन शब्दों के नीचे नुक्ता लगा रहेगा यानी बिंदी रहेगी, बिंदु रहेगा, वो सभी क्या कहलाएंगे? आपके आगत व्यंजन कहलाएंगे। अगला है आगत स्वर किन्हें कहते हैं? आगत स्वर आपका क्या होता है? जिनके ऊपर चांद बिंदु जैसा सिंबल लगा रहता है वो क्या होता है? आगत होता है। या फिर जिनके उच्चारणों में आ और ओ के बीच की ध्वनि निकले उन्हें क्या कहते हो आप? आगत।
और अगला है प्राकृतिक स्वर कौन कौन होते हैं, तो ध्यान रखना प्राकृतिक स्वर आपके क्या होते हैं, आपके प्राकृतिक स्वर ये होते हैं, गा नहीं होता है, ये चीजें नहीं होती हैं, आ ई उ, ये सभी आपके क्या होते हैं, प्राकृतिक स्वर होते हैं। अगला है शेरों, अगला देखते हैं। ये शेरों आपका अपना YouTube चैनल है, आपके लिए शेरों खूब मेहनत की जा रही है स्टडी फॉर टारगेट के द्वारा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा और आपके सफल होने के लिए मेरे शेरों आपके मम्मी पापा को बेहद बेसब्री से इंतजार है। आपका ये है अपना YouTube चैनल है, आप अपने शेर मित्रों के पास शेयर जरूर करें। मेरे शेरों धन्यवाद।